हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अब अपन लोग ये बचा कुचा पार्ट जो है, बहुत सारे स्कूल में ये पार्ट ओमिट है, तो मैं डायरेक्टली ये क्वेश्चन आवर वाला पार्ट सबके अंदर है, कुछ कुछ पार्ट डिलीट होगा तो वो तुम लोग छोड़ देना, ठीक है। इसके लिए इसलिए मैंने इसके सारे नोट्स नहीं बनाए, इस वाले पार्ट के नोट्स की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली बुक में से ही समझा रही हूँ। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन आर और शेड्यूल। एक क्वेश्चन आर किस तरह से बनना चाहिए उसके रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसा बोल रहे हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, क्वेश्चन आर को बनाना एक आर्ट है। ऐसा नहीं आप जैसा मन चाहे वैसा क्वेश्चन आर बना दे। क्वेश्चन आर बनाना एक टेक्निकल जॉब है जिसके लिए आपको स्किल और एक्सपर्टाइज लोग चाहिए। जनरल प्रिंसिपल्स जो अपन फॉलो करते हैं क्वेश्चन आर बनाते टाइम, सबसे पहले क्वेश्चन आर के साथ एक कवरिंग लेटर जाना चाहिए। ये कवरिंग लेटर क्या होता है? कवरिंग लेटर के अंदर लिखा जाता है कि ये क्वेश्चन आर का पर्पस क्या है, हम ये क्वेश्चन आर आपको क्यों भेज रहे हैं। हम लोग उसके अंदर ये लिखते हैं कि ये क्वेश्चन आर में आप लोग हमको जो भी रिप्लाई करेंगे वो हम तक ही रहेंगे, हम उसको किसी और तक नहीं भेजेंगे। उसके ऊपर बाद में हम लोग सेल्फ एड्रेस करके भेजते हैं ताकि वो लोग अपन को वापस वो क्वेश्चन आर उस एड्रेस पे भेज सके। मोर ओवर हम लोग उनको और कुछ इंसेंटिव्स देते कि अगर आपने हमको टाइम पे हमको ये बोला ना, ये भेज दिया क्वेश्चन आर, तो हम आपको कुछ गिफ्ट्स देंगे, कुछ कूपन्स देंगे। तो इसको बोलते हैं कवरिंग लेटर। डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन, सेकंड पार्ट आता है डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन, कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन आर में कैसे होने चाहिए। सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन मतलब जिसका आंसर येस या नो में आता है, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन कि भाई आपकी इनकम कितनी है, तो इनकम में आप ऑप्शन में येस नो नहीं दे सकते या चार ऑप्शन नहीं दे सकते, इनकम अलग अलग होती है। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन, इस तरह से तीन तरह के आप क्वेश्चंस ले सकते हैं। अब देखो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन में आर यू मैरिड, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, आर यू अनएम्प्लॉयड, इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब फोर्थ बोल रहे हैं ओपन क्वेश्चंस। ओपन क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे तुम्हारे आंसर्स यस या नो नहीं होंगे, तुम्हारे आंसर्स यहाँ पे नंबरिंग या ये नहीं होंगे। जैसे तुमको यहाँ पे पूछा जाएगा कि है ना, तुम्हारा व्यू क्या है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड, तुम्हारी मंथली इनकम क्या है, या फिर तुम लोगों का इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या विचार है। ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसपे सबका ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। इस तरह से तुम्हारे क्वेश्चन का डिसीजन लेना है। फिर थर्ड डिसीजन आना चाहिए नंबर ऑफ क्वेश्चन, कि कितने आपको क्वेश्चन रखने हैं। उसके बाद सिंपल एंड शॉर्ट क्वेश्चन होने चाहिए, ज़्यादा अब बोलते ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। फिफ्थ, अवॉइड क्वेश्चंस रिक्वायरिंग कैलकुलेशन। एक्चुअली ऐसा माना जाता है लोग कैलकुलेशन में बहुत वीक होते हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चंस मत पूछिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नीडेड है। अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल नेगेटिव। डबल नेगेटिव मतलब वुडंट यू और डोंट यू शुड बी अवॉइडेड, मतलब जिसमें है ना दो बार इस तरह, मतलब वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जिसमें डबल नेगेटिव वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। जैसे अगर आप ये क्वेश्चन पूछो, डोंट यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड, अब यहाँ पे लोग है ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। डोंट यू थिंक मतलब हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इससे अच्छा आप ऐसा क्वेश्चन पूछिए, डू यू थिंक स्मोकिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, उसको डायरेक्टली पता चलेगा ऐसा पूछा जा रहा है, अच्छा मेरा ओपिनियन मांगा जा रहा है कि स्मोकिंग प्रोहिबिट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। नो पर्सनल क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कभी भी क्वेश्चन आर के अंदर कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। आगे, अवॉइड लीडिंग क्वेश्चंस। ये लीडिंग क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे लीडिंग क्वेश्चंस मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जिसमें है ना उन लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मत पूछिए, एकदम क्लियर क्वेश्चंस पूछिए। देखो, द क्वेश्चन शुड नॉट बी ए लीडिंग क्वेश्चन विच गिव्स अ क्लू अबाउट हाउ रिस्पोंडेंट शुड आंसर। जैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, जैसे ऐसा जिसमें ना उनको स्पेसिफिक तरीके से आंसर देना पड़े कि इसी तरह से आंसर दो तो अच्छा है, ऐसे क्वेश्चंस अवॉइड कीजिए। क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज। मैंने तुमको लॉजिकली अरेंज वाला चीज़ समझाई थी। पहले आप पूछिए कि आपकी शादी हुई है कि नहीं, उसके बाद पूछिए कि आपके कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन जो हो वो लॉजिकली अरेंज होना चाहिए। प्रॉपर डिवीजन एंड सब डिवीजन ऑफ क्वेश्चंस के अंदर जो डिविजन्स हो वो प्रॉपर होने चाहिए। क्या होता है ना, एक ही क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 होता है, 1 का 1, 1 का 2, 1 का 3। तो ये जो डिवीजन और सब डिवीजन है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। इंस्ट्रक्शन टू द इन्फॉर्म जो भी जिससे भी अपन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं ना, उसके अपन को क्लियर इन्फॉर्मेशन देनी है कि भाई ये क्वेश्चन आर फिल करके उसको कहाँ भेजना है, ये क्वेश्चन आर उसको क्यों फिल करना है, ये सब रिलेटेड। क्रॉस एग्जामिनेशन मतलब यहाँ पे क्या हुआ,
मतलब यहाँ पे अपन को है ना 2-3 ऐसे क्वेश्चंस पूछने के, ताकि उनका ऊपर वाला क्वेश्चन वापस नीचे क्या हो जाए, वेरीफाई हो जाए। देखो, द क्वेश्चंस अबाउट एज कैन बी सप्लीमेंटेड विद अनदर क्वेश्चन ऑन डेट ऑफ बर्थ। जैसे कि मैंने एज पूछी, उसने वाला 32, उसके नीचे मुझे पूछ लेना चाहिए बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो डेट ऑफ बर्थ बताएगा तो मैं ऑटोमेटिकली एज वापस क्रॉस चेक कर पाऊंगी। तो ऐसे क्रॉस चेक वाले थोड़े क्वेश्चन पूछने के, ताकि पता चले कि वो बंदा जो है वो सही आंसर्स दे रहा है कि नहीं। क्वेश्चन शुड लुक अट्रैक्टिव, क्वेश्चन अट्रैक्टिव लगने चाहिए, ऐसे बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चनर थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगर अट्रैक्टिव नहीं होगा ना तो बंदा रिप्लाई नहीं करेगा। प्री टेस्टिंग द क्वेश्चनर, क्वेश्चनर अपने इन्फॉर्मेंट को भेजने से पहले अपने अंदर लोगों को वो क्वेश्चनर रीड करवा के चेक करवाइए क्या उनको सारी चीज़ें समझ आ रही है कि नहीं। ये देखो, तुम लोगों को ये स्पेसिमेन दिया हुआ है कि इस तरह से क्वेश्चनर होता है, ये तुम लोग एक बार रीड कर लेना, सिर्फ तुम्हारी बुक के अंदर है ही। अब ये सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन टेक्निक, बहुत सारे लोगों के स्कूल में ये पार्ट ओमिट हो सकता है और बहुत सारे के नहीं हो सकता, तो इसीलिए मैं एक बार करवा देती हूँ। ये सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग टेक्निक मेथड क्या होता है, समझ से। सेंसस मेथड मतलब क्या होता है, व्हेन अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड वेयर इन द डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ पॉपुलेशन, जहाँ पे हर जगह घर घर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, वो तुम्हारा सेंसस मेथड होता है। ये मेथड अपन लोग कब यूज़ करते हैं, ये मेथड गवर्नमेंट यूज़ करती है जब उन लोगों को क्या करना होता है, पॉपुलेशन काउंट करना पड़ता है। ये मेथड में आपको हाईली ट्रेन पर्सनल चाहिए, जिसका क्योंकि यहाँ पे अपन को 100% एक्यूरेसी चाहिए। यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ अपन को बिल्कुल भी बोलते हैं ना छेड़छाड़ नहीं चलेगी। आगे ठीक है, आगे मैरिज पे आते हैं डायरेक्टली। ऊपर तुम लोगों को इसमें समझ आया ना कि सेंसस मेथड क्या होती है, जहाँ पे अपन को घर घर जाके चेक करना पड़ता है। यहाँ पे अपन को 100% एक्यूरेसी चाहिए। ये डेटा कब काम आता है, जब अपन लोगों को ये बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। तब तुमको पता ही है हर 10 साल में तुम्हारा सेंसस होता है, ठीक है। मैरिज ऑफ सेंसस मेथड, इंटेंसिव स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पॉपुलेशन को अपन एकदम प्रॉपरली इन डेप्थ स्टडी कर पाते हैं कि हमारी पॉपुलेशन में क्या फीमेल रेशियो है, क्या मेल रेशियो है, क्या मैरिटल स्टेटस है, कितना एजुकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन लेवल है, कितने लोग अनएजुकेटेड है, कितने लोगों की हेल्थ कंडीशन क्या है। तो अपन लोगों को अपनी पॉपुलेशन की एकदम डिटेल स्टडी मिल जाती है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, क्योंकि आप एक एक जन के पास जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो डेटा होगा वो 100% एक्यूरेट होगा। Suitability of the method, this method is suitable when different items of populations are not homogeneous। ये वाली मेथड कब काम की है, जब आपकी जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस नहीं है। अब ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस मतलब जो तुम्हारी पॉपुलेशन है वो एक टाइप की है, मतलब एक जन से इन्फॉर्मेशन लोगे तो सबका इन्फॉर्मेशन सेम काइंड का ही है। होमोजीनियस नहीं, नॉट होमोजीनियस मतलब हेट्रोजीनियस, मतलब आपकी पॉपुलेशन में अलग अलग लोग हैं और आपको अलग अलग से डेटा कलेक्ट करोगे तो ही आपको पता चलेगा। अब ये याद रखना, सेंसस हमेशा तब काम आता है जब आपकी पॉपुलेशन कैसी है, हेट्रोजीनियस, अलग अलग है, तो ही आप लोगों को सेंसस मेथड काम आएगी, तो ही वो मेथड सूटेबल है। डीमेरिट्स ऑफ सेंसस मेथड, क्या डीमेरिट्स है, ये बहुत एक्सपेंसिव है, ऑब्वियसली बात है, घर घर जाके चेक करना पड़ेगा, बात लेनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, तो बहुत एक्सपेंसिव है। बहुत ज़्यादा टाइम और मैन पावर चाहिए इसके अंदर, बहुत ज़्यादा टाइम, और क्योंकि इतना टाइम चाहिएगा एक एक घर जाने में, मोर ओवर इतने सारे लेबर्स चाहिएंगे। उसके बाद इन एप्लीकेबिलिटी, बहुत ज़्यादा, जब इतनी लंबी पॉपुलेशन हो, इनफिनाइट पॉपुलेशन हो, तो इस टाइम पे सेंसस कभी कभी क्या होता है ना, काम नहीं करता, वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता। तो तुम्हारे डीमेरिट्स क्या हो गए, एक्सपेंसिव, नीड मोर टाइम एंड मैन पावर और इनएप्लीकेबिलिटी। ये तुम्हारा क्या खत्म हुआ, सेंसस मेथड खत्म हुआ। अब आते हैं सैम्पलिंग मेथड पे। सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है ना, अपन लोग पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं करते, अपन पॉपुलेशन के अंदर ग्रुप्स बना देते हैं। अब उस ग्रुप में से अपन क्या करते हैं, हर ग्रुप में से दो दो लोगों को स्टडी करते हैं। सैम्पलिंग में अलग अलग तरीके से सैम्पलिंग मेथड फॉलो की जाती है। सैम्पलिंग मतलब तुम समझ गए, पूरी पॉपुलेशन को नहीं स्टडी किया जाता, उसमें से किसी पार्ट को सिलेक्ट किया जाता है और उस पार्ट्स को स्टडी करके अपन पूरी पॉपुलेशन पे एक क्या करते हैं, एनालिसिस ड्रॉ करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग साइज ऑफ सैंपल, आप कितना साइज लेंगे सैंपल का, वो किस पे डिपेंड करता है, सबसे पहले डिपेंड करेगा साइज ऑफ पॉपुलेशन, कि भाई आपकी पॉपुलेशन की साइज क्या है। अगर आपकी पॉपुलेशन की साइज बड़ी है तो आपका सैंपल भी कैसा होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, आपको कितना ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए इस सैंपल के द्वारा। अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आप बड़ा सैंपल लीजिए, ताकि आपका डेटा जो है, आपका जो एनालिसिस है, वो पॉपुलेशन पे एप्लीकेबल हो। अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, मिनिमम एक्यूरेसी से आप काम चला लेंगे, तो आप लोग थोड़ा कम डेटा भी लेंगे तो भी चलेगा।
फिर आपका मैटर करता है कि आपका जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो छोटा सैंपल लोगे तो चलेगा, पर हेट्रोजीनियस है तो आप लोग एक सैंपल में से एक, आपको हर सैंपल में से, हर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में से एक एक बंदे को उठाना पड़ेगा। वरना होगा क्या, अगर दो अलग अलग लोग हैं, आप सिर्फ एक से आपने डेटा कलेक्ट कर दिया और उसको सोचा कि दूसरे का भी ऐसा होगा, पर वो दोनों तो अलग अलग है, तो वहाँ पे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो जाएगी। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है तो तुम्हारे नंबर ऑफ सैंपल हमेशा ज़्यादा होने चाहिए। नेचर ऑफ स्टडी, अपन को कैसी स्टडी करनी है, एकदम इंटेंसिव कंटिन्यूस स्टडी करनी है। अगर कंटिन्यूस एकदम इंटेंसिव स्टडी है तो पॉपुलेशन की सैंपल की साइज ज़्यादा होनी चाहिए, वरना कम भी चलेगा। रिस्पॉन्डेंट नेचर, अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोगों को जहाँ पे ये करना है, सैम्पलिंग मेथड लेनी है, वहाँ पे तुम्हारे जो रिस्पॉन्डेंट है वो ज़्यादा कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो तुमको क्या करने का, तो थोड़ा ज़्यादा सैंपल सेलेक्ट करने का, ताकि एक दो लोग रिस्पॉन्ड ना भी करें ना तो तुमको फ़र्क नहीं पड़े। इतना समझ आया क्या क्या चीज़ें अफेक्ट करती है तुम्हारी सैंपल साइज़ को? ये इंपॉर्टेंट आंसर है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन, नेचर ऑफ स्टडी एंड रिस्पॉन्डेंट नीड। अब अपना बाकी है रिक्विजिट्स। अब अपना ये क्या रिक्विजिट्स बाकी है, मैरिज और डीमैरिज बाकी है। ये मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में ही लूँगी। अब तुम लोगों का कल तक ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद अपन लोग एक जूम क्लास भी ले लेंगे कल। ओके।